इस 3 दिवसीय एग्रीकल्चरल कांग्रेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी, हमारे सचिव सौरभ भगत जी और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज इंटरनेशनल हॉस्टल का भी यहाँ शुभारंभ हुआ है। मैं जम्मू कृषि विश्वविद्यालय को इसकी बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस आयोजन के निमंत्रण के साथ जो मुझे ब्रोशर भेजा गया है उसका शीर्षक था आत्मनिर्भर पर्वतीय कृषि परिस्थिति के लिए एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर सेल्फ रिलायंट माउंटेन एग्रो इकोलॉजी। उसके थीम और सब थीम का बहुत सोच समझ करके चयन किया गया है। आने वाले 3 दिनों तक वैकल्पिक एग्रीकल्चर सिस्टम, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्टार्टअप कल्चर, एडवांस वेटरनरी साइंस, इनोवेशन, डेटा साइंस, ऐसे अनेक थीम्स और सब थीम्स पर आप चर्चा करने वाले हैं। मैं कोई कृषि वैज्ञानिक हूँ नहीं कि मैं प्रोफेसर त्रिपाठी और प्रोफेसर गनई की तरह उसके विवरण में मैं जाऊँ। कुछ सामान्य तौर पर जो बातें मुझे समझ में आती हैं उन बातों को मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। ये बिल्कुल व्यवहारिक है कि 80 से 85% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के जीवन को प्रभावित करने में इस साइंस कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। डिजिटल एग्रीकल्चर पर भी बात करना आवश्यक है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के उन लाखों किसानों के जीवन के संघर्ष और महत्वपूर्ण समस्याओं का जिक्र जिन्होंने पूरे जीवन में डिजिटल एग्रीकल्चर शब्द को सुना ही नहीं। वहाँ तक हमारी पहुँच कैसे बनेगी, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी। और यह कड़वी सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि अगर पूरी प्रतिबद्धता से प्रशासन और हमारे कृषि विश्वविद्यालय के लोग समर्पित भाव से काम करें तो मैं समझता हूँ कि खेतों में क्रांति का जन्म हो सकता है। डिजिटल एग्रीकल्चर नहीं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इंटरवेंशन के द्वारा किसान भाइयों के हाथों की लकीरों को बदलने का एक सफल प्रयास किया जा सकता है। आज हजारों किसान जम्मू कश्मीर में डाइवर्सिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं और यही कारण है कि आमदनी के मामले में जम्मू कश्मीर का किसान देश में पिछले 3 वर्षों में अच्छा योगदान किया है और आज हम देश में 5वें स्थान पर शामिल हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि स्मॉल तथा मार्जिनल फार्मर्स की एक बहुत बड़ी संख्या है जो अभी भी अपने खून पसीने से वाजिब बाजार के लिए, मार्केट के लिए संघर्ष कर रही है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि 3 दिवसीय परिचर्चा में एक सेशन इस विषय पर भी होना चाहिए कि वे किसान जो मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास 2 कैनाल, 3 कैनाल, 4 कैनाल खेत हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन का व्यवहारिक मॉडल उनके लिए क्या होगा। क्योंकि हम जब शोध करते हैं लैब में और वो रिसर्च जब खेत में पहुंचता है तो सामान्य तौर पर जो अनुभव बताता है, खेत पर पहुंचते पहुंचते वो परिणाम नहीं आते हैं। तो मेरा विनम्रतापूर्वक ये आग्रह होगा कि इसका एक मॉडल अगर जम्मू रीजन के लिए जम्मू कृषि विश्वविद्यालय बना सकता है या बना पाएगा तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। सामान्य तौर पर विश्वविद्यालयों की ये भूमिका
आने वाले दिनों में बड़ी महत्वपूर्ण होगी। दुनिया के अनेक देशों के आज जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ की इकॉनमी में उनका बड़ा योगदान है। मैं वो बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी हम उस लक्ष्य को तुरंत हासिल करें, लेकिन NEP के बाद मैं समझता हूँ कि उस दिशा में इस देश को भी आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन ये तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि जिस रीजन में हमारा कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ के किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है, इसमें हम निश्चित रूप से मदद करें। उनको सही दाम कैसे मिल सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। कल मैं रात को यहाँ आना था तो मैं मंडियों के भाव पता कर रहा था। कुछ प्राइवेट मंडियों में गाजर कैरेट की कीमत 1100 रुपये क्विंटल कल थी, और ई नैम पर जब मैंने देखा तो अनेक मंडियों में 2100 रुपये क्विंटल गाजर की कीमत थी। अब इस दिशा में कैसे हम अपने किसानों को जागरूक कर सकते हैं कि 1100 की बजाय 2100 रुपये में वो अपना कैरेट बेचे। विगत 1.5-2 वर्षों में हमारे जम्मू कश्मीर के किसानों की संख्या ई नैम से जुड़ने वालों की बढ़ी है, लेकिन अभी संतोषजनक नहीं है। इसमें जम्मू का कृषि विश्वविद्यालय क्या योगदान कर सकता है, हमें इस विषय पर सोचना होगा कि एक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर जिसके पास शायद अपने प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी नहीं होगी, उसे किस तरह से बेहतर मार्केट से हम जोड़ सकते हैं ताकि उसके उत्पाद को वाजिब कीमत मिल सके। अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अनेक चुनौतियों का समाधान मॉडर्न टूल्स में तो है ही, बल्कि कन्वेंशनल तरीकों के साथ अगर उनका सामंजस्य बैठाया जाए तो मैं समझता हूं कि परिणाम बेहतर आते हैं। आज यहाँ उपस्थित जो अतिथिगण हैं, अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 1998 में ई-चौपाल जब शुरू हुई थी देश में, तो उससे कितना बड़ा परिवर्तन आया इसको आपने महसूस किया होगा। उस समय इंटरनेट का पेनिट्रेशन देश में बहुत ही कम था, लेकिन जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उनका इस्तेमाल करके उत्पादों को खेत से फैक्ट्री के गेट तक पहुंचाने का एक जन अभियान वो शुरू हो गया था। आज हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, टूल्स मौजूद हैं, आसान ऐप्स हैं, लेकिन उनका अधिकतम इस्तेमाल कैसे हो, और ख़ास तौर से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, अनपढ़ किसान कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, जिसके माध्यम से अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त कर सकें। अगर इसकी एक रणनीति बनाने में यह साइंस कांग्रेस सफल हुई तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा योगदान यहाँ के आम आदमी के जीवन में बदलाव में भी आपका होगा, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी होगा। और जो बात अभी प्रोफेसर गनई कह रहे थे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में विकसित भारत, तो विकसित भारत बनने के लिए हर राज्य को, हर संघ राज्य क्षेत्र को, यूनियन टेरिटरी को विकसित बनना होगा। डाइवर्सिफिकेशन के एजेंडे में यह विषय भी महत्व पावे, ये आवश्यक है। एक किसान डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद लागत अगर नहीं निकाल पा रहा है तो बाकी विषयों को छोड़कर पहले उसके खेत और उत्पाद को कैसे हम प्रॉफिटेबल मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं। यह सच है कि इस लक्ष्य में पिछले 3-4 वर्षों में हमने काफ़ी सफलता अर्जित की है। मेरे पास हर महीने सैकड़ों से ज़्यादा किसान भाइयों के पत्र आते हैं। अनेक किसान भाइयों की जानकारी भी मुझे मिलती है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की श्रेणी में हैं। डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा उनकी कमाई में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, कई ने तो नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका जिक्र प्रोफेसर गनई ने किया, के द्वारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन और एग्री इंटरप्रेन्योर पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे किसान भाइयों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम मिल सके। HADP के तहत जम्मू कश्मीर के सभी किसान भाइयों के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर सेक्टर भी अपना सही योगदान दे सके। आप सब वाकिफ़ हैं कि मोटे तौर पर 70% आबादी यहाँ की कृषि और संबंधित गतिविधियों पर आधारित है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस का जिक्र प्रोफेसर त्रिपाठी ने किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। 4 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पूर्व मुख्य पैदावार मक्का, गेहूं, पैडी, यही था जम्मू रीजन का। जो पिछले दिनों इनिशिएटिव लिए गए, उसके कारण आज साइट्रस हो, बार्ली हो, एप्पल हो, वॉलनट हो, एप्रिकॉट, एक्जॉटिक वेजिटेबल, फ्लावर्स, डेयरी, बी कीपिंग, काफ़ी किसान इस क्षेत्र में आज प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि इस दिशा में हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वैसे ही अगर कश्मीर डिवीज़न के 10 जिलों की मैं बात करूं तो टेम्परेट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ भी मुख्यतया पैडी, मक्का, एप्पल, वॉलनट, चेरी, प्लम, आलमंड, सैफरन यही पैदा होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, डेयरी, बी कीपिंग और ऑयल सीड, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, ब्लू रिवोल्यूशन और मैंने ट्राउट फिश का प्रोडक्शन उसके कारण काफ़ी बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में विकसित करने के लिए मोनोकल्चर की बजाय कंपोजिट कल्चर के तहत तालाब भी विकसित किए जा रहे हैं। युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि नए आइडियाज़ के साथ मार्केटिंग के लिए वो कैसे काम कर सकते हैं। और एक येलो रिवोल्यूशन भी कश्मीर में हुआ। मैं बहुत 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूंगा उसको बता करके। सामान्यतया वहाँ मस्टर्ड, सरसों की पैदावार कश्मीर में होती ही नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से इसका कश्मीर और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिल करके अभियान शुरू किया। गत वर्ष जो टूरिस्ट आ रहे थे देश के विभिन्न हिस्सों से, तो वो देख करके आश्चर्यचकित होते थे। कई तो जहाँ मस्टर्ड के खेत थे उसे देखने जाते थे। अब एक मस्टर्ड लगाने से कश्मीर के किसान को सामान्य तौर पर अगर हम विचार करें तो यही समझ में आता है कि चलिए मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हो गया, हमारी ऑयल सीड्स की ज़रूरत पूरी हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम सबको मालूम है कि फॉडर डेफिसिट हमारे पास है। HADP में हमने प्रोविज़न किया है कि फॉडर डेफिसिट को हम कम करेंगे और 80% की ज़रूरत हम पूरी कर सकेंगे। HADP में ये योजना है। हम सबको मालूम है कि मस्टर्ड से ऑयल तो निकलता ही, ऑयल केक जो बनता है वो फॉडर की तरह ही काम करता है। और तीसरी जो बड़ी उपलब्धि किसानों को हुई, सरसों के लगने के कारण मधुमक्खियाँ 35-40 दिन पहले कश्मीर रीजन में आई, जिससे बी कीपिंग या हनी के काम करने वाले किसानों को बड़ी मात्रा में लाभ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के क्या प्रयोग हम कर सकते हैं, इस पर ये कांग्रेस विचार करे। इस 3 दिन की परिचर्चा में आप सभी एक्सपर्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर भी विचार करेंगे। मेरा अनुरोध होगा कि इस दिशा में प्रोग्रेस ग्रेजुअल होना चाहिए। कई देशों ने अंधाधुंध जो फैसले लिए उसका दुष्परिणाम वो झेल रहे हैं। खेतों को हाई यील्ड और हाई इनकम प्रोडक्शन के लिए तैयार करने में निश्चित रूप से समय लगता है, लेकिन इसकी भी एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी हम बना करके किसान भाइयों
तक पहुंचावें। मुझे लगता है कि ये बड़ी आवश्यकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसे समझना पड़ता है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर पूरे देश में सबसे ज़्यादा एप्पल का उत्पादन करता है। पिछले वर्ष के अनुमान के मुताबिक हमारा वार्षिक उत्पादन देश के कुल उत्पादन के 3/4 से ज़्यादा था। मॉडर्न सीए स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी क्षमता थी वो 1,35,000 मेट्रिक टन की थी। 70-72 वर्षों में हमने विकसित की थी। महज 3 वर्षों में उसमें 2,44,000 मेट्रिक टन की क्षमता हमने जोड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 महीने में इतनी क्षमता वृद्धि हमारी और हो जाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अभियान में भी जम्मू कश्मीर आज देश के टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स और यूटीज़ में शामिल हुआ है। जो किसान भाई हमारे डाइवर्सिफिकेशन को अपना रहे हैं, उन्हें उत्पाद की केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बेहतर कीमत मिले, इसका प्रबंध प्रशासन कर रहा है। लेकिन आपसे अपेक्षा मेरी है कि क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है। एप्पल, वॉलनट, आलमंड इत्यादि प्रोडक्ट्स के वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग के लिए भी डेडिकेटेड अभियान चलाया जा रहा है। पूरी वैल्यू चेन को कवर करने की एक योजना है। स्थानीय युवा प्रोत्साहित हों और प्रोड्यूस के अनुसार वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करें। इसके लिए सुनियोजित ढंग से प्रयत्न हो रहा है। कुछ महीने में चिनाब क्षेत्र के जिलों से जानकारी मुझे मिली है, कुछ युवा मेरे पास आए थे और ख़ास तौर से महिला उद्यमियों ने इस दिशा में एक नई क्रांति शुरू कर दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई जनरेशन के इन उद्यमियों ने बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और किसान भाइयों से सीधे खरीद कर रहे हैं, जिससे मुनाफा किसानों को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये साइंस कांग्रेस अगर, क्योंकि सामान्य तौर पर देखिए होता क्या है, किसान अपने बेटे को किसान बनता हुआ नहीं देखना चाहता है। प्रोफेसर चाहता है कि मेरा बेटा प्रोफेसर हो जाए, डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, लेकिन सामान्य रूप से किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान हो। अब थोड़ी बदल आई है। इस बदल को जितनी हम तेज कर सकते हैं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर और देश में उतनी ही तेजी से हम विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। विश्व के अलग अलग हिस्सों में चल रही किसान भाइयों की समस्याओं के बारे में मैं आज बात नहीं करना चाहता। आप सब उससे मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, लेकिन कुछ रेफरेंस देना आवश्यक हो जाता है। वह भी इसलिए क्योंकि आने वाले समय में मोनोकल्चर खेती में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू करनी होगी। मेरा संकेत आप सब समझ रहे होंगे। मैं इस इंटरवेंशन को फार्मिंग ऑफ फ्यूचर के नाम से कहना चाहूँगा। बहुत से देशों में इसे स्ट्रिप क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग भी कहा जा रहा है। इस क्षेत्र में किसान भाइयों का मार्गदर्शन, हर प्रकार का सहयोग डाइवर्सिफिकेशन द्वारा आत्मनिर्भर अभियान का पहला लक्ष्य होना चाहिए। एग्रो इकोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में मैं कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं हूँ। सामान्य जानकारी के आधार पर मैं समझता हूँ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अलावा क्रॉप रोटेशन के लाभों की भी जानकारी के बारे में सही तथ्य किसान तक पहुँचे, ताकि उसकी ज़मीन भी मजबूत हो, मिट्टी की उर्वरा भी बनी रहे। इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, डिजिटल एग्रीकल्चर के जिन क्षेत्रों में हम विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसके लिए आदर्श रूरल एक्शन प्लान हम क्या बना सकते हैं, ताकि जिस फ्लैगशिप एरिया में काम हो रहा है उस तक ग्रामीण समुदाय की पहुंच हम सुनिश्चित कर सकें। मैं आप सबसे डिजिटाइजेशन और प्रोसीजन फार्मिंग टूल्स पर भी काम करने का निवेदन करता हूं,
ताकि फर्टिलाइजर तथा पेस्टिसाइड का उपयोग कम तो हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की समृद्ध बायोडाइवर्सिटी को भी हम संरक्षित कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट द्वारा बड़ा स्पष्ट संदेश एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को दिया है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के प्रमोशन के अलावा इंटरिम बजट पे प्राइमरी तथा सेकेंडरी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में वृद्धि का आह्वान किया गया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी डेवलपमेंट, हाई यील्ड वेराइटीज, मार्केट लिंकेज, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, प्रोक्योरमेंट, वैल्यू एडिशन पर विशेष बल देने की बात इंटरिम बजट में की गई। मुझे विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयास मॉडर्न तकनीक के साथ विकास की संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा और ये साइंस कांग्रेस व्यवहारिक समाधानों के द्वारा जम्मू कश्मीर के किसानों और उनकी तरक्की के आधार पर जम्मू कश्मीर की तरक्की का आधार बनेगा। मैं आप सबको इस 3 दिवसीय महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस की शुभकामनाएं देता हूं। बाहर से आए हुए सभी वैज्ञानिकों का मैं जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं। पिछली बार जब मैं कन्वोकेशन में आया था तो गोल्ड मेडल में बच्चियां सबसे आगे थी, 10 में 9, तो उनसे भी मेरी अपेक्षा होगी कि गोल्ड मेडल तो आपने पाया, लेकिन किसानों की भलाई में भी गोल्ड मेडल आप प्राप्त करें, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इतनी बात कर करके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।